Hello aspirants, welcome to our YouTube channel अध्ययन पथ and today we will be starting with the important books and authors. तो ये उसका पार्ट 1 है, ठीक है? और हम 3 पार्ट्स में से कवर कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट हम एंशिएंट इंडियन लिटरेचर का रख लेंगे, whereas medieval हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे और पार्ट 3 में हम फॉरेन लिटरेचर करेंगे, ठीक है? फॉरेन लिटरेचर हम उसमें करेंगे. अब इससे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा. और मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जो बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर है वो नहीं करी है, क्योंकि हम बुद्धिज्म है ना, वो एक प्रॉपरली अलग से पढ़ेंगे और जैनिज्म एक अलग से पढ़ेंगे. उससे क्या होगा, क्योंकि वो दोनों ही जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं. अब यहाँ पे कर दूं ये तो फिर वो ज्यादा हौच पौच हो जाएगा और कंफ्यूज भी हो जाता है. इसीलिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे. और अगर जिस बुक के ऑथर तो हमने लिखे ही हैं, लेकिन अगर जिस बुक का डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें है. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वैदिक लिटरेचर से. तो देखो वेदास क्या है. वेदास प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वैदिक एज. उससे पहले जैसे बुक्स वगैरह इन सब चीजें नहीं मिली थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स मिलती थी. तो जो रिटर्न पोर्शन है जो है वो वैदिक एज से मिला. तो वेदास क्या है, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वेदास का मतलब मीन्स टू नो, मतलब नॉलेज. एक तरीके से वेदा का मतलब क्या होता है, नॉलेज. तो और ये नॉलेज है, मतलब आर्यन कौन थे, आर्यन थे फाउंडर और द क्रिएटर ऑफ वैदिक कल्चर. तो वैदिक कल्चर के फाउंडर कौन थे, आर्यन. तो एक ये थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी जरूरी है, उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है. फिर उससे क्या होता है, ज्यादा जल्दी हमें समझ आ जाता है. तो आर्यन के पास कोई नॉलेज तो थी नहीं, ठीक है, किसकी, स्क्रिप्ट्स की. तो उन्होंने इसको ओरली ही ट्रांसमिट किया था उन नॉलेज को. तो इसीलिए हम वैदिक लिटरेचर को श्रुति लिटरेचर कहते हैं. एक होता है स्मृति टेक्स्ट और एक होता है श्रुति टेक्स्ट. श्रुति मतलब ओरली और स्मृति मतलब रिटर्न. ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर क्या है, श्रुति लिटरेचर है, सुने हुए हैं, ट्रांसमिटेड ओरली. तो वेदास को हम अपरुषया भी कहते हैं, मतलब नॉट मेड बाय मैन. ये किसी एटर्नल है, ठीक है, मतलब नित्य है, एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी. ये याद रखें कि वेदास को क्या कहते हैं, अपरुषया, मतलब ये मेंस ने नहीं बनाई है, नित्य, इट एग्जिस्ट इन ऑल एटर्निटी. ठीक है, अब देखते हैं ऋषि, टू होम दीज बुक्स अस्क्राइब मंत्र उन्हें कहते हैं मंत्र दशरथा. ठीक है, इंस्पायर्ड सेंट्स हु रिसीव्ड हाइंस डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर. जो सुप्रीम क्रिएटर था, जिन्होंने ये सब बोला हुआ था, उन्होंने किसी को तो सुनाया होगा, वो सेंट्स, उनको हम कहते हैं मंत्र दशरथा. ठीक है, ये चीज याद रखेगा. फिर है इंपॉर्टेंट, कौन से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ठीक है, और फिर ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, संहितास, ब्राह्मणस, अरण्यकास एंड उपनिषद. इनको इसी इसमें याद करना, संहितास, फिर ब्राह्मण्स, फिर अरण्यकास, फिर उपनिषद, ऐसे ही याद करना है. जो संहिता और ब्राह्मण है वो मिला के कर्म कांड बनाते हैं और अरण्यका और उपनिषद ज्ञान कांड बनाते हैं. तो इस चीज का ये एक नॉर्मल है डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन है, तो इसीलिए इसको मतलब ये क्या होगा, आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं. फिर हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आपको ये देखना है कि 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ठीक है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मतलब ईच वेद इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. मतलब जो ऋग्वेद है वो संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, हम ये आगे पढ़ेंगे ये क्या है, बट ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आपको इन्हें ऐसे ही याद करना है. फिर जो संहिता और ब्राह्मण से हैं वो कर्म कांड बनाते हैं और अरण्य का उपनिषद ज्ञान कांड बनाते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेद से, दैट इज ऋग्वेद. ऋग्वेद क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्पायर्ड सॉन्ग्स एंड हाइम्स. ठीक है, ये अब इसमें याद करने की चीजें जो है वो मैं हाईलाइट करते जाऊंगी. ये एक ओल्डेस्ट बुक है इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ ऑल संस्कृत मंत्रस. संस्कृत में इसमें मंत्रस लिखे गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट 1028 हाइम्स. ये इंपॉर्टेंट है. प्लस ये कितने बुक्स में डिवाइडेड है, 10 बुक्स में, जिसे हम मंडल्स कहते हैं. अब क्या है, जो ये ऋग्वेद है ये कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शेयर करती है, किससे, अवेस्ता. अवेस्ता क्या है, एक ओल्ड इरानियन टेक्स्ट है, उसके साथ ये सिमिलैरिटी शेयर करते हैं. तो जो मेनी हाइम्स ऑफ दिस वेदा कंपोज्ड बाय वुमेन. अब क्या है, ये इसमें जो हाइम्स है, मतलब जो श्लोक्स हैं, है ना, जो भी रिटर्न जो टेक्स्ट है वो क्या है, वुमेन्स के द्वारा भी कंपोज किए गए हैं. तो उन वुमेन्स को क्या कहा जाता था, ब्रह्मवदिनी. क्या कहा जाता था, ब्रह्मवदिनी. और ये कौन कौन थी, जैसे लोपामुद्रा, विश्वरा, सिक्ता, निवावरी, घोषा. ठीक है, ये फीमेल्स, ये विमेन्स थी जिन्होंने हाइम्स कंपोज किए थे. अब क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इनाम दे दिए जाएंगे, लोपामुद्रा, विश्वरा, सिक्ता, निवावरी, घोषा, और इसमें से पूछ लिया जाए, सपोज आपसे क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विमेन्स वर included in composition of
हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारी ही विमेंस थी। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं हम शॉर्ट में। जो ऋग्वेदिक टेक्स्ट है इट ऑर्गेनाइज्ड इन 10 बुक्स, 10 बुक्स में है। इसके 5 ब्रांचेस हैं। अब वो ब्रांचेस याद करनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको जान लेना है कि ये 5 ब्रांचेस में है। फिर है जो मंडल 2 एंड 7 है। अब मैंने आपको बताया था जो बुक्स हैं उसे मंडल्स कहते हैं। जो मंडल 2 से 7 है वो ओल्डेस्ट पार्ट है ऋग्वेद का और सबसे छोटा भी है, उन्हें फैमिली बुक्स भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट एंड 10th है, जो पहला है और जो 10th है, वो है लॉन्गेस्ट, सबसे बड़े हैं। उसमें 191 सूक्त है ईच, मतलब दोनों में ही दोनों में अलग अलग से 191 है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड मंडल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये किसने लिखा था? बाय विश्वामित्र। उन्होंने एक सोलर डीटी मतलब सूर्य देव सावित्री उनकी वाइफ, उसको एड्रेस किया इसमें। गायत्री मंत्र अगर पूछ लिया जाए कि कौन से मंडल में है ऋग्वेद के, तो वो थर्ड मंडल में है, वो हमें याद करना है। गायत्री मंत्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मंडल सब डिवाइडेड इनटू सुक्तास एंड पदास। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए। 10th मंडल जो है ये इंपॉर्टेंट है। 10th मंडल इंपॉर्टेंट है और थर्ड मंडल भी इंपॉर्टेंट। पुरुषा सुक्ता। 10th मंडल क्या है? पुरुषा सुक्ता। इसमें क्या है? वर्ण सिस्टम के बारे में बात की है और शुद्रा भी इसमें मेंशन है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 9th मंडल, दैट इज कंप्लीटली डिवोटेड टू वैदिक गॉड सोमा। सोमा कौन? लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, तो इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 मंडल आपको ऋग्वैदिक टेक्स्ट के याद करने ही है, दैट इज थर्ड मंडल जिसमें गायत्री मंत्र है मेंशनड, 10th मंडल जिसमें वर्ण सिस्टम मेंशनड है, और जो वैदिक गॉड सोमा है दैट इज लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, उनके जो डिवोटेड मंडल है वो कौन सा है? 9th। फिर जो ऋग्वैदिक प्रीस्ट होते थे उन्हें होत्री कहते थे, HOTRI, होत्री। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ऋग्वेदिक, थोड़ा सा 1028 हाइम्सेस में याद रखना। एंड इट इज सिमिलर टू अवेस्ता दैट इज ओल्ड ईरानियन टेक्स्ट। प्लस इसमें विमेंस थी जो कि कौन कौन? लोपामुद्रा, विश्वरा, सिक्ता, निवावरी एंड घोषा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सामवेद पे। सामवेद क्या है? कॉल बुक ऑफ चांट्स। क्या है? बुक्स ऑफ चांट्स, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। इसमें क्या है? जो नंबर ऑफ जो हाइम्स है वो कहाँ से लिए गए हैं? हमने 8th एंड 9th मंडल्स ऑफ ऋग्वेद। 8th एंड 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद से हमने मैक्सिमम हाइम्स लिए हैं। और इसकी 3 ब्रांचेस हैं, जैसे ऋग्वेद की 5 ब्रांचेस थी वैसे इसकी 3 ब्रांचेस हैं। और इसमें कितने वर्सेस हैं? 1810 एक्सेप्ट 75, मतलब कि 75 तो इसमें न्यू है ना, और जो बाकी है वो हमने ऋग्वेद से लिए हैं। सामवेद सबसे छोटा वेद है, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज कह सकते हो आप इसे, और ये उद्गात्री। अब जैसे प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद कौन थे? होत्री, वैसे इसमें कौन है? उद्गात्री। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो ध्रुपद राग है, अब जैसे राग मेलोडी से रिलेटेड है तो वो किस में है? सामवेद में। तो जैसे आप अगर थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट है आपको पता है कि सामवेद किसके बारे में बात करता है? मेलोडीज के बारे में, म्यूजिक के बारे में। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेद कंसिस्ट ऑफ ध्रुपद राग, तो आपको पता होगा कि सामवेद जैसे ही म्यूजिक कलेक्शन है तो वहां पे ही ध्रुपद राग होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं यजुर्वेद। ये क्या है? हाइम्स फॉर पर्पस ऑफ रिसाइटेशन एंड रूल टू बी ऑब्जर्व्ड एट अ टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस के टाइम पे रिचुअल्स होते हैं उस चीज के रिसाइटेशंस होती हैं, वो चीजें किस में लिखी हैं? यजुर्वेद में। जैसे हमने अपने टर्मिनोलॉजी में रजुस्या और वजपया यज्ञ इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो किसमें है? फर्स्ट टाइम इन वेदा, किसमें? यजुर्वेद में पहली बार राजसूया और वजपया जो यज्ञ है उसके बारे में मेंशन है। इसमें 32 उपनिषद हैं। अभी हम उपनिषद देखेंगे कि होता क्या है, पर आप ये याद रखें कि यजुर्वेद में 32 उपनिषद हैं। और इनके पृष्ठ को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ऋग्वेद के क्या क्या कहते थे? होत्री, सामवेद में उद्गात्री, और जो यजुर्वेद है उसमें अध्वर्यु। अब यजुर्वेद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शुक्ल कृष्ण। आपको पता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ऐसे करके याद करें, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, इसे वजह से नहीं भी कहते हैं। अब इसमें क्या है? ओनली हाइम्स। ठीक है, ओनली हाइम्स है। ये है मध्य दिना कानवा। अब आपसे पूछ सकते हैं जो मध्य दिना और कानवा किससे रिलेटेड है? अगर ऑप्शन में शुक्ल यजुर्वेद होगा तो
वो करके आना, नहीं तो यजुर्वेद होगा ऑप्शन, तो वो करके आना। अब क्या है, कृष्ण में हाइम्स भी है, प्रोज भी है, मतलब कमेंट्रीज भी है। और इसमें क्या क्या है, तैत्रीय कथा, मैत्रेयाणी, कपिस्थला, ये इसमें मेंशन्ड है। तो मतलब ये इससे रिलेटेड है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कृष्ण यजुर्वेद, तैत्रीय कथा और मैत्रेयाणी प्लस एक उन्होंने दे दिया कानवा। अब कथा और कानवा में कंफ्यूज नहीं होना, कथा कृष्ण यजुर्वेद में, आप ये याद है कृष्ण कथा, ठीक है, ऐसे करके याद करें, ठीक है। तो उसमें कानवा ऑप्शन में नहीं होगा और कथा होगा। तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कथा उपनिषद में एक डायलॉग है किसके बीच में, नचिकेता और यामा, ये याद रखना। नचिकेता और यामा किसमें मेंशन्ड है, कथा उपनिषद में। और ये कथा उपनिषद किससे वो करता है, कृष्ण यजुर्वेद से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। मैजिकल फॉर्मूला की बात आ रही है तो वो अथर्ववेद है। वो 20 कांड्स, जैसे ऋग्वेदिक 10 मंडल्स में था, वैसे अथर्ववेद 20 कांड्स मतलब बुक्स में है। इसमें कितना है टोटल, 711 हाइम्स है, 5987 मंत्रास है, मतलब सबसे ज्यादा इसी में 6000 अराउंड, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मैजिक फॉर्मूलाज, ठीक है। अथर्ववेद लास्ट वेद है, हाँ, कंसिडर्ड इट इज नॉन आर्यन वर्क। बाकी सबको आर्यन वर्क कंसिडर किया है, बट जो ये अथर्ववेद है इसे नॉन आर्यन वर्क कंसिडर किया है। इसमें क्या है, चार्म्स, स्पेल्स, वॉर्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि मंत्र है इसमें, किसके मतलब भूत भगाने, डिजीज वगैरह, इन सब चीजों के मंत्र, ये सब है, जादू वगैरह वो सब इसमें है। इसके दो डिविजन्स हैं, जैसे हमें पता है ऋग्वेद 5 डिविजन्स है उसकी, सामवेद की 3 है, यजुर्वेद की 2 है, वैसे ही अथर्ववेद की भी 2 है, पपलादा एंड सोनाक्या। ये तो मतलब कोई बात नहीं, इसे याद नहीं करना। इसके प्रीस्ट को याद करना है, इनके प्रीस्ट को कहते हैं ब्रह्मा। देखो फिर से याद कर लेते हैं, ऋग्वेद के कौन है, होत्री, और साम के उद्गात्री, और हमारे जो यजुर्वेद है उनके अध्वर्यो, और हमारे प्रीस्ट ऑफ अथर्ववेद ब्रह्मा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अथर्ववेद में अंगा और मगधा, इन दोनों, ये जो जनपद है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है, इसके बारे में रेफरेंस है। किसके साथ साथ गांधारी और मुजावत, इनके बारे में भी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। अगर पूछ लिया जाए कि अंगा और मगधा के जो रेफरेंस है वो किस वेद में है, तो वो अथर्ववेद में है, ठीक है। ये हमने वेद कर लिए। अब हमें पता है कि जो हमारा हर एक वेद है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन, संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, ठीक है। तो जो संहिता है, अब देखना है वो क्या है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फाउंडेशनल लेयर ऑफ वैदिक टेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे याद करना है कि संहिता है, फिर है ब्राह्मणास, ठीक है, फिर उसके बाद है अरण्यकास, ओके, फिर उसके बाद है उपनिषद। तो इससे पता चल जाएगा कि ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ हाइम्स, मंत्रास, प्रेयर्स। मतलब एक तरीके से इसमें हाइम्स, मंत्रास, प्रेयर्स हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है वेदास का, विदाउट एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। फॉर्म कोर ऑफ ऑल 4 वेदास, ठीक है। ब्राह्मणास, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, प्रोज टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन द रिचुअल्स, सेरेमनीज, sacrificial practices mentioned in the samhita। जो संहिताज में रिचुअल, सेरेमनीज और sacrificial practices लिखी हैं, वो सब किसमें एक्सप्लेन्ड है, ब्राह्मण्स में, ब्राह्मणास में, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रीस्ट ऑन हाउ टू परफॉर्म द रिचुअल्स। इसमें बताया गया है कि हमें वो रिचुअल परफॉर्म करना कैसे है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर आपसे पूछ ले कौन सा ऐसा वैदिक लिटरेचर था which describes about the geographical shift of Aryans towards eastern gigantic plains during later Vedic period, तो वो कौन से हैं, ब्राह्मणास। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो इसको भी याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अरण्यकास। ये क्या है, इट इज अ ब्रिजिंग गैप बिटवीन द रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणास एंड फिलोसफिकल उपनिषद। अब ये देखिए, ये ब्राह्मणास है ना, और उपनिषद के बीच में आता है अरण्यकास, तो इट इज अ ब्रिजिंग गैप बिटवीन द ब्राह्मणास एंड फिलोसफिकल उपनिषद, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट ही आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाए तो हमें पता है कि ब्राह्मणास और उपनिषद के बीच में क्या आता है, अरण्यकास। इन्हें फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है, क्यों,
बिकॉज दे आर रिटन इन फॉरेस्ट बाय हर्मिट्स। जो उन्हें लिखता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्मिट्स। अब ये क्या है? दैट इज बिकॉज स्टडीड बाय द सेजेस इन द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट। वो एकांत में, सॉलिट्यूड, फॉरेस्ट के एकांत में, मतलब एक तरीके से लिबरेशन, मेडिटेशन, वो सब चीजें करने के लिए वो गए थे, उस टाइम पे लिखे थे। दे कंटेन द फिलोसफिकल डायलॉग्स ऑफ पीपल। अब ये फोकस किस पे करते हैं? अरण्यकाश बुक जो है मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म पे। और अपोज क्या करती है? रिचुअल, सेक्रीफाइसेस में ये मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म, मतलब पीस वगैरह चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो ये अरण्यकाश है। अरण्यकाश का मेन चीज क्या याद करनी? फॉरेस्ट बुक है। इन्हें लिखता कौन है? हर्मिट्स। ठीक है, फिलोसफिकल डायलॉग है पीपल के। वेरस ये ब्रिजिंग गैप बिटवीन द रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणास एंड उपनिषद। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का मतलब क्या है? टू सिट डाउन नियर द गुरु। और उपनिषद जो बुक्स है उसका मतलब क्या है? इट इज अ फिलोसफिकल टेक्स्ट दैट एक्सप्लोर नेचर ऑफ रियलिटी, आत्मा दैट इज सेल्फ, अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण। नेचर जो नेचर की रियलिटी है, हमारी खुद की, हमारा खुद आत्मा हमारी, और अल्टीमेट रियलिटी मतलब एक तरीके से हमारा रियलिटी के बारे में डिस्कस करना, उस चीज को उपनिषद कहेंगे। उसमें क्या है कि है दे अपॉन द मेडिटेशन। जो ये टेक्स्ट है ये किस पे बेस्ड है? मेडिटेशन पे, फिलोसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो देखो स्पिरिचुअल नॉलेज है तभी हमें अपना पता चलेगा, आत्म जानना, ठीक है, वो चीज है। नेचर की रियलिटी को जानना, वो चीज। तो कितने हैं? 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, जिसमें 13 प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपनिषद गिव लेस इंपॉर्टेंस टू सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस। समवेयर दे आर वेरी मच सिमिलर टू अरण्यकाश, बस वो है कि वो फॉरेस्ट में लिखी गई है। इसमें यही है कि ये सेरेमनीज, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, इन पे इंपॉर्टेंस कम है उपनिषद का, लेकिन अपने सेल्फ को जानना, लिबरेशन, वो चीजें ज्यादा प्रमोट करता है। मोक्ष, मोक्ष मतलब लिबरेशन, फर्स्ट डिस्कस्ड इन उपनिषद। उपनिषद में ही पहली बार मोक्ष के बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखो कैसे क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे वर्ड्स हैं, सेइंग्स हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद में लिखी हैं, वो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। कुछ है जो कि आपसे पीवाईक्यूज मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें पूछे गए हैं। जैसे सत्यमेव जयते, है ना, ये किसमें है? मुंडका उपनिषद में। जो फर्स्ट थ्री आश्रम्स है, फर्स्ट थ्री आश्रम्स अगर हम बात करें तो कौन से हैं? एक है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, वनप्रस्थ, ये फर्स्ट थ्री आश्रम्स है। एंड टू टाइप ऑफ मैरिजेस, ये हमने अनुलोमा, अनुलोमा, प्रतिलोमा, है ना, ये दो मैरिजेस के बारे में हमने टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जो है ना उसी में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद में इसके बारे में मेंशन है। देखो अगर ब्रह्मचार्य वाली की बात करें तो मतलब ये हमारा बर्थ से 25 ईयर की एज तक है। गृहस्थ जो घर बार है हमारा संभालने वाला, दैट इज 25 टू 58। वन्यप्रस्थ ये है कि अब घर बार थोड़ा सा छोड़ के स्पिरिचुअल की तरफ, मतलब अपने भगवान के अंदर ध्यान की तरफ जाना है, तो वो है 50 टू 75 की एज। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। तमसोमा ज्योतिर्गर्म, ये वाला जो सेंटेंस है ये किसमें लिखा है? बृहद्रंका उपनिषद में। फोर आश्रम्स, अब क्या है, हमने फर्स्ट थ्री तो देख लिए, वो किसमें लिखे थे? छंदोग्य उपनिषद में। याद रखना कि थ्री आश्रम्स छंदोग्य उपनिषद में थे, फोर आश्रम्स के बारे में ज्वाला उपनिषद में था। फोर्थ आश्रम कौन सा जुड़ा हमारा? फोर्थ है संन्यास, संन्यास, वो क्या है? 75 के बाद, ऑब्वियस है। 25 तक ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ 25 टू 50, वनप्रस्थ 50 टू 75 एंड संन्यास 75 के बाद। ये चार आश्रम्स किसमें लिखे हैं? ज्वाला उपनिषद में। अब डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति, जो डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति है ये किसमें लिखे? मैत्रेयणी उपनिषद में। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति है क्या? अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति की बात करें तो ये है यूनिवर्सल कॉस्मोस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ब्रह्म, फिर है रुद्रा, और फिर है विष्णु। इनकी डॉक्ट्राइन मतलब ये है त्रिमूर्ति। ब्रह्मा को डोनेट किया रजस, रुद्र को डोनेट किया है तमस से, और विष्णु को डोनेट किया सत्य। ठीक
ठीक है, रजस मतलब क्रिएटर, तमस डिस्ट्रॉयर, ठीक है, सत्व प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटर मतलब एक तरीके से। ये क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति, और ये किस में मेंशन्ड है, मैत्रेयणी उपनिषद में। संसरा, एक ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, सोल का ट्रांस माइग्रेशन इधर से उधर, है ना, वो किसमें है, बृहद रंग का उपनिषद में। अब बृहद रंग का उपनिषद जो है उसमें दो चीजें याद रखनी है आपको, संसरा और तमसोमा ज्योतिर्गर्भ। अब जो वर्ड है वो, फिर आश्रम्स को अगर देखें तो 3 आश्रम्स छंदोग्य उपनिषद में और 4 आश्रम्स जबल उपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद में, ये जनरली सबको पता है, कोई नहीं भूलता, बट हाँ, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति हो गया, मैत्रेयणी उपनिषद में लिखा है। अगर पूछ लिया जाए कि 2 टाइप्स ऑफ मैरिज, अनुलोमा या प्रतिलोमा, ये किस में डिस्कस्ड है, तो वो छंदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट एक चीज याद रखें, उपनिषद जो है वो एंड ऑफ वैदिक पीरियड कहते हैं, और उन्हें इसलिए वेदांत कहते हैं। वेद अगर इसे डिवाइड करें तो वेद अंत, मतलब वेदों का अंत, दैट इज वैदिक पीरियड का एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेदांगास, वेदांग्स। ठीक है, अब वेदांग्स को अगर हम पढ़ें तो इसको अगर तोड़े हम तो इसको पढ़ेगा वेद, है ना, वेद अंग, मतलब वेदों के अंग, दैट इज लिम्ब ऑफ वेदास। ये क्या है, दे आर द सप्लीमेंट्री टेक्स्ट विच डील्स विद द प्रॉपर रिसाइटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। अब ये क्या है, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है वो, ताकि हम प्रॉपरली वेदास को समझ सकें। ये स्मृति टेक्स्ट में आते हैं। अब तक हमने क्या बात करी थी, जो श्रुति टेक्स्ट की, ठीक है, जो वेदास है वो श्रुति टेक्स्ट में आते हैं, वेदांगास स्मृति टेक्स्ट में आते हैं। दे वर हैंडेड डाउन बाय द ट्रेडिशन एंड कंसिडर्ड टू बी ह्यूमन ओरिजिन, ह्यूमन ओरिजिन है वो, अपुरुषया था, नित्य थे वो, ये ह्यूमन ओरिजिन है। रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास, सूत्रास मतलब प्रोज स्टाइल में, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। तो 6 वेदांगास के बारे में बात हुई है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियुक्ता, छंद और ज्योतिष। शिक्षा फोनेटिक्स, कल्प पर रिचुअल्स, व्याकरण ग्रामर, ये हमें पता है, नियुक्ता एटाइमोलॉजी, छंदास मेट्रिक्स, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये सब। अब जो कल्प है वो कल्प सूत्रास फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब मैंने आपको बताया था कि ये किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो कल्प सूत्र, शिक्षा सूत्र, कल्प सूत्र, व्याकरण सूत्र, नियुक्त सूत्र, छंदास सूत्र, ज्योतिष सूत्र, ऐसे। तो जो कल्प सूत्र है मतलब रिचुअल्स वाला, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। श्रोता सूत्र मतलब कंसर्न्ड विद द रिचुअल्स ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइसेस, ग्रेट सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, जैसे अग्नि यज्ञ, सोम, एनिमल्स, एनिमल स्लॉटरिंग मतलब एक तरीके से, ठीक है, बलि देना, वो चीजें। इट इज मेंट फॉर द प्रिंसेस एंड मेन फॉर सब्सटेंसेस बिलोंगिंग टू द 3 अपर वर्णास, 3 अपर वर्णास ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास, ठीक है, उनके लिए, मतलब ये बड़े बड़े कामों के लिए होता था, अग्नि यज्ञ, है ना, एनिमल स्लॉटरिंग मतलब बलि देना, ये सब। ये किसमें है, श्रोता सूत्रास में, इनके रिचुअल्स श्रोता सूत्रास में लिखे हैं। फिर आते हैं गृह सूत्रास। अब गृह से अगर माने तो गृह मतलब घर, मतलब डोमेस्टिक सेरेमनीज, कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक सेरेमनी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर कोई बच्चे का जन्म हो रहा है या उसका नामकरण है, सेक्रेट थ्रेड मतलब वो पहनाते हैं ना, व्हाइट कलर का है वो, मैरिज के टाइम पे अगर कुछ रिचुअल्स करनी है तो वो चीजें किसमें ली है, गृह सूत्रास में। फिर आता है धर्म सूत्रास। धर्म सूत्रास से मतलब कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड आता है, दिमाग में किंग से रिलेटेड आता है ना, धर्म रक्षक जो होता है मतलब किंग एक तरीके से। इट लेड डाउन द ड्यूटीज फॉर वेरियस वर्नास एज ऑफ किंग्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब किंग्स एंड ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं लॉज, जैसे कौन से लॉज, मैरिज रिलेटेड, क्राइम, पनिशमेंट एटसेट्रा, वो सब लॉज, तो वो किसमें आता है, धर्म सूत्रास में। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरली ये फिर पूछा जाएगा आपसे, अगर इनमें से क्वेश्चन आया तो वो कैसा आ सकता है, आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, वो चीजें आएंगी। उपवेदास एक बार देख लेते हैं। 4 माइनर वेदास, उपवेदास मतलब वेदों का उपरांत, दैट इज माइनर वेदास बेस्ड ऑन द वैदिक लिटरेचर। अब वो कौन कौन से, आयुर्वेद, शिल्प वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, ये 4 वेद हैं। जो ये है आयुर्वेद, ये है रिलेटेड टू मेडिसिन, शिल्प वेद है कल्चर से रिलेटेड, गंधर्व वेद है म्यूजिक से रिलेटेड, धनुर्वेद है वॉरफेयर से रिलेटेड। ठीक है, इस चीज को याद रखें। आयुर्वेदा किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से, शिल्प
शिल्प, शिल्पकार मतलब आपको स्कल्पचर जो होता है, तो मतलब रिलेटेड टू द स्कल्पचर्स। गंधर्व वेदा म्यूजिक से। धनुर ऑब्वियस है वॉरफेयर से। ये तो इजी हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट देख लेते हैं रामायण के बारे में। अब ये है एपिक्स। ठीक है, अब तक हमने अपनी जो वैदिक लिटरेचर वगैरह थे उसमें जनरली हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है। अब एपिक्स देख लेते हैं। रामायण है, मतलब वो अराउंड 400 एडी के अराउंड पे कंपाइल की गई है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। सपोज क्वेश्चन में रामायण लिखा ही ना है, आदि काव्य से डिनोट किया जाए, तो तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए हमें उनका दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम पता होना चाहिए। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। 7 कांड हैं इसमें। सेक्शंस कितने? 7। ओरिजिनली इसमें 6000 वर्सेस थे, फिर 12,000 कर दिए, फिर टोटल 24,000 जो कि फाइनल है। अब जो रामायण है उसमें क्या है? कुरुज के बारे में, हस्तिनापुर और जन्म अयोध्या के बारे में मेंशन्ड है। तो आपको इसमें ये याद रखना है, ये लिखी किसने है, बस ये याद करना है। आप ये याद कर सकते हैं, अगर देखो आपके लिए इजी है इतना सब कुछ मेमोराइज करना। उसमें टोटल फाइनली 24,000 वर्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत। ये भी एपिक है। ये क्या करता है, इसमें ये याद रखें, इट रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द 10th BC टू 4th AD। ठीक है, इस टाइम तक। अब इसमें 18 पर्वास है, मतलब सेक्शंस। उसमें कितने थे? 7। 18 है तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी है किससे? रामायण से। और ये लिखी किसने है? वेद व्यास जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, याद रहे। ओरिजिनली इसमें भी देख लें अगर, तो 800 वर्सेस थे। उस टाइम पे इसे जय संहिता कहा जाता था। कलेक्शन डीलिंग विद विक्ट्री। जय मतलब जीत, संहिता कलेक्शन, कलेक्शन। ठीक है, फिर जो 8800 से वर्सेस बढ़ा के कर दिए थे 2000, 24,000। ठीक है, तब उसे भारत कहा जाने लगा। ठीक है, फाइनली 1 लाख वर्सेस हो गए थे, जिसमें जिसे महाभारत या फिर कहें सतह शहरी संहिता, सतह शहरी संहिता। अब सोचो कि अगर क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न बनाना हो फैक्चुअल में ही, तो वो क्या करेंगे? सतह शहरी संहिता इज रिटन बाय वेद व्यास जी, ऐसे आपको याद रखना है। महाभारत का दूसरा वर्ड सतह शहरी संहिता, या जय संहिता लिखा है या भरता लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है? वेद व्यास जी से। मेन नैरेटिव डील विद द कौरव पांडवा, मतलब कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में ही मेजरली किसमें डिस्कस किया है? महाभारत में। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, जिसमें अराउंड 700 वर्सेस हैं। ठीक है, तो याद रखें रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है? सतसहरी संहिता, भारता जय संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से अष्ट से पता पता चल रहा है हमें 8 है। अध्याय ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किसने लिखी है? पाणिनि ने। इट गिव्स एक्सलेंट इंफॉर्मेशन ऑन आर्ट ऑफ राइटिंग इन सूत्रा परसेट, मतलब सूत्रों में कैसे लिखा जाए, इसमें ये इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये संस्कृत ग्रामर के बारे में बुक है। अब हम इसका अगर याद रखें कि ये संस्कृत ग्रामर के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये लिखी किसने है? पाणिनि ने। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्थशास्त्र। ये संस्कृत में लिखी हुई है। किसने लिखी? कौटिल्य ने। जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त, याद रहे चाणक्य एंड विष्णुगुप्त कहा जाता है ना। सपोज करो ऑप्शन में अर्थशास्त्र, तो मतलब आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र इज रिटन बाय विष्णुगुप्त, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही है। ठीक है, और ये बुक किससे रिलेटेड है? इट इज अ लॉ बुक ट्रीटीज ऑन पॉलिटी डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स। अब ये भी पूछ सकते हैं, 15 बुक्स में डिवाइडेड है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये किसकी बुक है? बुक एंड ट्रीटीज ऑन पॉलिटी। अब ये देखें कि compilation of practical advice for rulers covering an array of topics essential for effective governance, मतलब effective governance के लिए जो जो important topics related है वो इसमें सब mentioned है। प्लस ये मॉरन्स के टाइम की स्टेट ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी को डिस्कस करता है। तो अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? मॉरन एम्पायर से। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिका बाय मेगास्थनीज। वैसे तो ये फॉरेनर्स में आए थे, चलो, बट आई मेंशन दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज ने लिखी थी। अब मेगास्थनीज had written about the, ये चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, he came to the court of चंद्रगुप्त मौर्य, had written about the Indian society and culture, मतलब इंडियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करी थी, पर किस टाइम पे? मॉडर्न के टाइम्स पे।
मौर्यन के टाइम पे इंडिया कैसा दिखता था, कैसा था, वो सब चीजें किसमें लिखी है, मैगस्थनीज में। मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका बुक में। ठीक है, ये हम फॉरेन उसमें जो फॉरेन ट्रैवलर्स की लिटरेचर है उसमें हम कवर करेंगे इन डिटेल, लेकिन अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट मुद्रा राक्षसम। ये किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैगस्थनीज ने लिखी है मॉडर्न टाइम में, और ये किसके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। विशाखा दत्त ये क्या करता है, प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल नैरेटिव ऑफ चाणक्य स्ट्रैटेजिक मैकेनिशंस अगेंस्ट चंद्रगुप्त एनिमीज। अब इसमें क्या है, विशाखा दत्त ने ये लिखी है, उसमें क्या बताया कि चाणक्य की जो स्ट्रैटेजी थी कि वो चंद्रगुप्त को थ्रोन पे कैसे लाए, वो चीजें, मतलब उन्होंने अब बदला लेना था अपने एनिमीज से, जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनसे। तो वो कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन पे बिठाना था, तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो वो स्ट्रैटेजिक मैकेनाइजेशन है, वो किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है। किस बुक में, मुद्रा राक्षसम में। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो मुद्रा राक्षसम है वो विशाखा दत्त ने लिखी, उसमें चाणक्य की स्ट्रैटेजी मैकेनाइजेशन है अगेंस्ट चंद्रगुप्ता's एनिमीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रजत रंगिनी। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये कल्हाना ने लिखी है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ किंग्स है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डिस्कस्ड है। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, ठीक है, वो किसने लिखी, कल्हाना। कौन सी बुक में, रजत रंगिनी में। ठीक है, फिर आते हैं आर्यभट्टिया। ये बुक किसने लिखी, आर्यभट्टा ने। इट एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ सोलर लूनर इक्लिप्सेस अमंग अदर थिंग्स। ऑब्वियस है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत, है ना, ये सब किसने, आर्यभट्टा ने इस बुक में डिस्कस किया हुआ है। तो ये आर्यभट्टिया कौन सी बुक है, ये किसने लिखी है, आर्यभट्टा ने। ठीक है, फिर आते हैं लीलावती। इट इज अ बुक ऑन मैथमेटिकल सिस्टम्स। ये किसने लिखी है, भास्कराचार्य ने। तो मैथमेटिकल सिस्टम्स के ऊपर जो बुक है वो कौन सी है, लीलावती, और किसने लिखी है, भास्कराचार्य ने। फिर आते हैं पंच सिद्धांतिका। टाइटल्स ट्रांसलेट टू 5 ट्रीटीज या 5 स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। पंच ऑब्वियस है 5, सिद्धांत ट्रीटीज, ठीक है, या फिर स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं। और ये लिखी किसने, वराहमिहिर ने। इसमें क्या है, समराइजेस एंड कंपेयर्स 5 मेजर एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम उस टाइम पे जो इंडिया में थे। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, ये याद रखें। ठीक है, पंच सिद्धांतिका किसने लिखी, वराहमिहिर ने। अब देखें कालिदास की। इसमें काफी टेक्स्ट हैं कालिदास के, और उनके जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें क्या है। तो आप अगर तोड़ तोड़ के भी पढ़ेंगे तो देखो, अभिजान शकुंतलम संस्कृत में लिखी है, काव्य है, ड्रामा है। ठीक है, किसने लिखी, कालिदास ने। अब उसमें क्या है, शकुंतला के बारे में है। ठीक है, और दुष्यंत, मतलब ये जो फीमेल है कैरेक्टर उसका नाम शकुंतला है, जो मेल कैरेक्टर इसमें है वो दुष्यंत है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ एपिसोड फ्रॉम द महाभारत। अब आप ये कह सकते हैं कि वो महाभारत के किसी के एपिसोड पे बेस्ड है। द स्टोरी ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत, इनका मतलब ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण ऋषि थे, उन कण्वा ऋषि थे जो, उनके आश्रम में इनका जो सन था, भरत नाम था, उसके ऊपर हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा था। पर लेकिन अलग अलग स्टोरीज अलग अलग कहती हैं। ठीक है, पर लेकिन आपको इसमें जो मेन याद रखना है वो है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है, कालिदास ने। ठीक है, शकुंतला की स्टोरी है, ये एक ड्रामा है। अगर अगर बात करें कि कालिदास की अलग टेस्ट और कौन से है, संहारा, रघुवंशा, मालविका अग्निमित्र, विक्रम मोरवश्यम। ये अभी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको वैसे ही बताया कि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के साथ और भी अदर ड्रामास, काव्य, ये सब है। देखिए आ गया मालविका अग्निमित्रम। ये भी एक संस्कृत प्ले है, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। ठीक है, और ये लिखा किसने, कालिदास ने। tells the story of love between King अग्निमित्रा और शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के थे अग्निमित्रा। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है, सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि मालविका अग्निमित्रम इज रिटन बाय पोएट कालिदास इन संस्कृत। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड आपसे लिख सकते हैं दैट द किंग, द स्टोरी है ना, डिपिक्ट्स किंग अग्निमित्रम, ही इज फ्रॉम डायनेस्टी, चेंज कर देंगे, शुंगा डायनेस्टी की जगह कोई और डायनेस्टी कर दें अगर, है ना, तो वहां पे गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि वो शुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वेर एज उनकी हीरोइन, मतलब उनकी जो फीमेल वो थी मालविका, मालविका थी। ठीक है, फिर याद रखना है कुमार संभवा। ये कालिदास ने ही लिखी है,
संस्कृत एपिक पोयम है। अब तक हमने देखे दोनों ड्रामा थे, ठीक है। और जो ये कुमार संभया है ये एक पोयम है। ये पोयम क्या है? इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय जी का जो बर्थ है ना, वो इसमें डिपिक्ट किया हुआ है। ऑल्सो नोन एज स्कंद और कुमार। कुमार भी कहा जाता है, स्कंद भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, वो भी पोयम है, एपिक पोयम, रघुवंशा। ये भी कालिदास ने लिखी है। अब रघुवंशा से याद रखें कि ट्रेसेस लीनिएज ऑफ रघु डायनेस्टी जिसमें से कुछ लेजेंडरी किंग्स के बारे में उन्होंने बात की है, दिलीपा, रघु, राम, ठीक है। ये आपको याद देखना है। इतना नहीं पूछते हैं, बट हाँ रघु उसमें आपसे जनरली ये पूछ रहे थे कि इनमें से कौन कौन सी ऐसा वर्क्स है जो कालिदास के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पता हो कि कालिदास ने कौन कौन सी लिखी है। जैसे रघुवंशा भी कालिदास ने लिखी है। फिर मैंने अभी बताया था ऊपर ऋतु संहारा, वो भी कालिदास जी ने लिखी है। ये भी पोयम है एंड नोन फॉर विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ 6 सीजन। अब देखिए ऋतु है, ऋतु हमारे यहाँ पे किसे सीजन को कहा जाता है। तो 6 सीजन के बारे में डिस्कशन है इसमें। समर, मानसून, ऑटम, अर्ली विंटर, लेट विंटर एंड स्प्रिंग, ठीक है। फिर आ जाता है मेघदूतम। ये भी कालिदास ने ही लिखी है। ये एक संस्कृत लिटरेचर है, ये एक पोयम है। क्या कहता है? ये टेल्स द स्टोरी ऑफ यक्षा। एक यक्षा है, वो सेंड्स अ मैसेज टू बिलवड थ्रू क्लाउड्स। उन्होंने अपना जो प्रेम पत्र है वो बादलों द्वारा भेजा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं थीम किस चीज की? लव, सेपरेशन, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये लिखा किसने? मेघदूत। अब आप इसको कैसे करेंगे? जब आप अपने नोट्स, वैसे आप इसको क्या कहना, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से आप इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं, राइट। ये बहुत ही ज्यादा मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स है। आप इसको बिल्कुल इसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको अपना बनाना है तो आप ये लिख सकते हैं कि कालिदास लिखे, है ना, कालिदास लिखे और उनकी जितने भी जो ड्रामास, पोएम्स हैं, पोइट्रीज हैं, वो सब लिखे। तो इससे क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि कालिदास का कौन कौन सा वर्क है। आपको इजी रहेगा लास्ट मिनट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नृत्य कटिका। ये किसने लिखी है? शूद्र का। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, एक प्ले है ये। tells the story of चारुदत्ता एंड वसंत सेना। ये क्या करते हैं? एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल इंट्रीग। आपको मेन यहाँ पे याद क्या है? जो मृत्यु कटिका है वो किसने लिखी है? शूद्रका ने। और ये क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है। अगर बात पूछ ली जाए आपसे, जो ये किस चीज की किसकी स्टोरी करते हैं? चारुदत्ता और वसंत सेना, ठीक है। अमरकोशा, ये फर्स्ट इंडियन थेसोरस है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद की जो अमरकोशा है वो किसने लिखी है? बाय अमर सिम्हा ने। ये इंपॉर्टेंट है। फिर है नेश अध्यय चरित। नेश अधिया चरित, तो इसमें है स्टोरी ऑफ नाला एंड दमयंती। ये भी भारत महाभारत की स्टोरी का पार्ट है। और ये लिखी किसने? श्री हर्षा ने। इंपॉर्टेंट क्या है? श्री हर्षा ने। फिर है दस कुमार चरितम। अब देखिए, दस कुमार चरितम का मतलब 10 से पता चल रहा है, कुमार मतलब प्रिंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखना है कि डिस्क्राइब द एडवेंचर्स ऑफ 10 प्रिंसेस। तो वो 10 कुमार चरितम। और ये किसने लिखी है? दी से 10 और दी से ही दंडी, तो इसलिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ संगम लिटरेचर के जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है ना, संगम टाइम के, तो वो देख लेते हैं। इसमें बहुत इजी है, आपको थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा। जनरली सिमिलर है। अब जैसे तोलक का पीएम है, तो वो किसने लिखी है? पीएम हटा के पीयर लगा दीजिए। तोलक का पीयर नहीं, तोलक का पीएम लिखी थी। और ये क्या है? एंशियंट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज बताती हूँ, अगत्तियम। पीएम का अगत्तियर में, जो तोलक का पीएम है वो पियर ने लिखी थी और अगत्तियर ने लिखी थी। अब देखिए दोनों ही तमिल ग्रामर के बारे में है, कंफ्यूज नहीं होना। जो सर्वाइविंग टेक्स्ट है, अगर हम सर्वाइविंग तमिल ग्रामर टेक्स्ट की बात करें अगर क्वेश्चन में, तो वो होगा तोलक का पीएम, ठीक है। अगर वो कहें कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में मिला है, तो वो कौन सी है? अगत्तियम। बस यही इन दोनों का डिफरेंस है। अब देखिए तोलक का पीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सर्वाइविंग टेक्स्ट है, ठीक है। ओल्डेस्ट लॉन्ग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर, ग्रामर, फोनेटिक्स, रिटोरिक, पोएटिक्स, ये सब इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। सूत्रास कितने हैं? 1612। थोड़ा सा अगर अभी क्या होता है, फोकस एरिया थोड़ा साउथ इंडिया के टाइप पे ज्यादा हो जाता है। साउथ इंडिया के जो क्लासिकल लिटरेचर्स हैं पहले इतनी नहीं पूछी जाती थी, पर हाँ अब पूछी जाती हैं। तो मे भी अगर इन डिटेल पूछने लगे तो आपको बताना चाहिए। सूत्रास कितने हैं इस बुक में? 1612। अगत्तियम भी तमिल ग्रामर की बुक है, लेकिन वो एक्सटेंट हो चुकी है। अगर मिली भी है तो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं इतु गोयल, इतु गो इतु तोगाई।
इट इज कलेक्शन ऑफ 8 एंथोलॉजीज, मतलब 8 पोएट्रीज, क्लासिकल तमिल पोएट्री। ठीक है, इसमें क्या है, 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री है। ठीक है, E2 से याद रखिए 8, 8 एंथोलॉजीज है, मतलब 8 पोएट्रीज है। अब देखिए, इन गुरु नूरू, नूरू है ना, और ये फिर अगनूरू, पुराने नूरू। आपसे अगर जनरली पूछा भी जाएगा ना, तो ये ऐसे ऐसे देंगे जो सिमिलर होंगे। फिर नरी नाई, कुरुंतो गाई, है ना, कलितो गाई। अब फिर परिपदल और पदीरूपट्टू, ये याद रखें, क्योंकि पदीरूपट्टू को किससे चेंज कर सकते हैं, पट्टू पट्टू से। उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार आप इसको देख लेना पीडीएफ में। ठीक है, ये आपको एक बार इसको ध्यान निकाल लीजिए, आपसे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, वैसे तो अब तक नहीं पूछा गया है, बट कोड नोस कुछ भी पूछ लेते हैं ना, तो इसीलिए। फिर हमें नेक्स्ट देखनी है पटू पट्टू, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 10 आइडियाज, मतलब लॉन्ग पोएम्स। अब इतू तो गई 8 है, और पटू पट्टू 10 है, जिसमें क्या थीम है, लव, वॉर, नेचर, लाइव्स ऑफ किंग्स, हीरोज। ठीक है, इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि इसमें 10 है। फिर है तिरुकुरल, सिग्निफिकेंट एथिकल फिलोसफिकल लव एंड पॉलिटिकल वर्क। तिरुकुरल है, तिरुवल्लुवर ने लिखी है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं याद करना। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है वो यही है, सीलापदिकरम। ये किसने लिखी है, इलांगो अदिगल ने, एक तमिल लिटरेचर है। ये क्या करती है, इट डील्स विद द लव स्टोरी ऑफ कोवलन। एक कोवलन नाम का आदमी है, उसकी लव स्टोरी इसमें डिस्कस्ड है। वो मैरिड है किससे, कन्नगी से। उसकी वाइफ कौन है, कन्नगी। लेकिन वो क्या करता है, किसको प्रेफर करता है, एक कोर्सियन है माधवी, किसके, कावेरी पट्टनम, उसको ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब उसके साथ उसका रिलेशन है। ठीक है, वही चीज को इसमें डिपिक्ट किया है। कौन सी है, सीलापदिकरम। इसमें याद रखना है कि कोवलन की स्टोरी है, और उसकी वाइफ कौन थी, कन्नगी। के दोनों है, लेकिन कौन आ जाता है, एम, माधवी आ जाती है बीच में। ठीक है, हाँ, अब माधवी ही आई है, तो माधवी से इसको याद रखना है कि जो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मनी मेकल आई। ये कौन है, अब कोवलन और माधवी की डॉटर है। फोकस इज ऑन द लाइफ ऑफ मनी, में जो डॉटर है किसकी, कोवलन और माधवी की। ये किसने लिखी है, सीता सलाई सथनर। ये देखो याद करना पड़ेगा आपको, ये वाली इंपॉर्टेंट है, मनी में कलाई किसने लिखी, सीथलाई सथनर ने। सीलापदिकरम इलांगो अदिगल ने लिखी है। दोनों ठीक है, इतना इसको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ ये तोलकपियम है ना, ये वाली इसको याद करना है। नेक्स्ट है, ये भी देख लेते हैं, सिवागा सिंधामणि कहें या जीवक चिंतामणि कहें, ये संस्कृत में लिखी है। लिखी किसने है, लीरू तकदेवर ने। और ये क्या है, मैरिज बुक, ये साउथ इंडिया की है, संगम टाइम की। ठीक है, यहाँ पे हमने वो बुक्स कवर कर लिए हैं जिनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम बुक्स देख लेते हैं, सीधा उनके ऑथर्स देखेंगे। ठीक है, और ये मैच द फॉलोइंग्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें से काफी तो हम कर भी सकते हैं, पर ये देखें क्या पता उसकी उसी, वो जो ऑथर की कोई दूसरी बुक भी हो। ठीक है, तो वो ध्यान देना है। जैसे मिताक्षरा किसने लिखी है, विजयनेश्वरा ने। दया भाग किसने लिखी है, जीमुत वाहना ने। अभी हमने पढ़ा था मुद्रा राक्षसा, और एक और लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, ये किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने। तो ये जो विशाखा दत्त की है ना, ये तो देखो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो याद करनी है, आप हर हालत में भूल नहीं सकते। ठीक है, फिर है विक्रमन का देवी चरिता, ये बिल्हाना ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद एक बार पूछा गया। ठीक है, फिर है स्वप्न वस्तदम और चरुदत्ता, भाषा ने लिखी है। अब राजशेखरा की कितनी बुक है, प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, हरिविलास और कर्पूर मजरी, बाल रामायण। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। आपसे पूछ सकते हैं कि राजशेखरा के कौन कौन से इसमें वर्क हैं, आप बताएं। सपोज करो बाल रामायण की जगह उत्तर रामायण लिख दिया, तो आप कंफ्यूज ना होए, तो बाल रामायण के बारे में बात करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता है हर्षचरिता बाण भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये याद रहता है। कामा सूत्रा वत्स्यायना ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पीवाई क्यों है, इसलिए आई स्टार मांगता है। नृत्य कटिका अभी हमने बात करी, शूद्रका की अभी हमने ऊपर बात करी थी, चारुदत्त और वन्य सेना की हमने बात करी थी ना, तो उनकी स्टोरी है ये। अमरकोशा फर्स्ट इंडियन थेरोपिस्ट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये है। फिर ललित विग्रहज सोमदेव। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि विरासेनी, मृतुंगा, इन्होंने यह लिखी है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखी है, जिसके 5 पार्ट्स हैं, जिसमें एक लीलावती है। ठीक है, जो मैथमेटिकल बुक है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी, भास्कराचार्य ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मुशिका वंशा अतुला ने लिखी है। मिलिंद पन्नु नागसेन, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये हम बाद में भी बुद्धिज्म में
कर लेंगे डिस्कस, ठीक है से अच्छे से। बृहत संहिता वराह मिहिर ने लिखी है, याद ये इंपॉर्टेंट करनी है। उत्तर रामचरित, देखा बाल रामचरित राजशेखर ने, उत्तर रामचरित किसने लिखा है, भावभूति, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नवसहचरिता पद्मगुप्त, रामचरित याद करें, रामचरित किसने लिखी है, संध्याकरा नंदी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, रामायण वाली जो बुक्स हैं, जैसे उत्तर रामचरित किसने, भवभूति ने लिखी, रामचरित संध्यायका नंदी ने लिखी है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और बाल रामायण किसने लिखी, राजशेखर ने, तो वो याद रखना। काव्य दर्शन दंडिन ने लिखी, कुमारपाल चरित्र, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे किंग से रिलेटेड जो है वो याद कर लें। हेमचंद्र सूरी, गीता गोविंद जयदेव जी ने लिखी है, और ये एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, बहुत पहले, लेकिन मे बी पूछ लिया जाए बिकॉज पीवाईक्यू तो इंपॉर्टेंट है ही। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, है ना, स्टोरीज ऑफ एनिमल्स, ये सब चीजें पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां ये विष्णु शर्मा ने लिखी है, याद रहता है हमें। भक्ति शताका दैट इज वृतिहरि, 10 अवतार चरित्र केशमनंद्रा, नीति सार ये याद रखना है हमें, किसने लिखी है, कमंड किया ने। नाट्य शास्त्र भारता, ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी, और रामचरित मानस तुलसीदास जी। अब देखिए रामचरित किसने लिखी, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, रामचरित सिर्फ वो किसने लिखी है, संध्याकरा नंदी ने, वेरएज रामचरित मानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बृहत कथा, ये गुणधाय, अच्छा ये इनका नाम है गुण धाया, धाया, ठीक है, गुणाधया है इनका नाम, एक सॉरी गुणा है, ए आना था, ठीक है, गुणाधया बृहत कथा। शिशुपाल वध मगध, मगधा, संगीत रत्नाकर ने, सरंग देवा, सुश्रुता संहिता किसने लिखी, सुश्रुता ने, सताशरी का नागार्जुन ने, ये बार देख लेना। सत्साई बिहारी लाल, हितोपदेश नारायण पंडित, कृतिका मुडी मनसोलासा सोमेश्वर चंद्र, चालुक्यन किंग है, ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेना क्योंकि किंग ने लिखे है, ठीक है। शुक्र नीति सार शुक्रा ने, गोड वह दैट इज वक्कपति, गाथा सप्तसती किसने लिखी, हाला जो कि एक सतवाना किंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। ये है मत्त विलासा परमहसना प्रहसना, ये महेंद्र वर्मन वन जो कि एक पल्लवा किंग है, उन्होंने लिखी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रत्नावली नागनंदा प्रियदर्शिका, ये किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने लिखी है, ठीक है। कई बार ऐसा लिख देते हैं कि हर्षवर्धन के वर्क्स बताने हैं, उसमें लिखा होगा रत्नावली नागनंदा प्रियदर्शिका और हर्षचरिता, तो वहां पे हर्षचरिता नहीं आएगा क्योंकि वो भान भट्ट ने लिखी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है परिशितावरण हेमचंद्र सूरी ने, महाभाष्य ये है पतंजलि ने लिखी। फिर है नीति शतक और वाक्य पदिया दैट इज बृहत हरि ने लिखी है। अब इसमें जो मैंने स्टार मार्क किए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब आप उसको किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते बिकॉज वो पीवाईक्यूज में पूछी गई। लेकिन जब हम विजुअल स्टडीज करते हैं और हम देखते हैं ना अपनी आंखों से, हम एक बार, ये तो मैंने बताया आपको, आपने सुन लिया, एक बार आप खुद से एक बार इसे देखेंगे ना आंखों से, मतलब ध्यान आपका पूरा इसी में ही होना चाहिए, और उसके बाद आप भले ही भूल भी जाएं, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसे इजीली कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपने विजुअली इस चीज को अच्छे से देखा है तो वो उस टाइम पे मेमोराइज हो जाएगा। इसके साथ हमने यहाँ पे एंशियंट जो हिस्ट्री, एंशियंट टाइम्स की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी और जिनका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो ये था पार्ट 1 जिसका बुक्स एंड ऑथर्स का, जिसमें हमने एंशियंट जो है एंशियंट उसको कंप्लीट किया है। अब पार्ट 2 में हम मेडाइवल कर लेंगे, पार्ट 2 मेडाइवल कर लेंगे हम, ठीक है। और फिर हम पार्ट 3 हम फॉरनर्स वाली कर लेंगे, पार्ट 3 फॉरनर्स की कर लेंगे, जिसके साथ क्या होगा, अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू बुक्स आए हम उसे मिस नहीं करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम कई बार मिस कर देते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये तो नहीं आता, बट लेकिन नहीं, जो चीजें इजीली मिल जाए कंसोलिडेटेड फॉर्म में तो उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा, तो आप वहां जाके मैं इसका डाल दूंगी। देखो टर्मिनोलॉजीज अगर आपने नहीं देखा है वो एक बार जाके देख लें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और कई बार हमारे पीवाईक्यूज में पूछे भी जा चुके हैं, तो मैं उसके भी टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगी, क्योंकि वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है टर्मिनोलॉजीज की, और बुक्स एंड ऑथर्स हमने स्टार्ट किया है। तो जैसे ही जैसे आज पार्ट 1 कंप्लीट हो गया ना, तो मैं पार्ट 1 की डाल दूंगी साथ के साथ, ठीक है, तो आप उसमें जाके देख लेना। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, जिनका भी एग्जाम्स है उनको भी फायदा होना चाहिए, तो उनको एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो। Thank you, students. We'll meet you in the next video.